नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 1 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाले हैं, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। रिगार्डिंग एडमिशंस, अगर आप भद्रा एस अकेडमी में एडमिशंस लेना चाहते हैं तो आप कभी भी इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं फॉर एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ना के वेणुगोपाल जी को फिर से अपॉइंट किया गया है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ना प्रीलिम्स पॉलिटी पर्सपेक्टिव में आप इसके बारे में डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रीलिम्स में बहुत बार इस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एंड देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट अगले बार भी क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल देख लीजिएगा तो आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो क्या कहा जा रहा है दैट एक टॉप लीगल ऑफिसर है हमारे देश में एंड ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, दो he is a part of union executive but he is not considered as government servant, है ना। और इनको असिस्ट भी किया जाता है 2 सोलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल का, जो कि ऑफ कोर्स इनके रैंक से नीचे रहते हैं। एलिजिबिलिटी, कोई भी बंदा कैसे अटॉर्नी जनरल बन सकता है? क्या आप मैं और बन सकते हैं? नहीं, देखो इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ही और शी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट्स फॉर 5 years। कोई हाई कोर्ट के 5 साल तक का आपको जज होना पड़ेगा। और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years ऑन एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है। और इसके टेन्योर क्या होता है? एज सच कोई संविधान के क्या द्वारा फिक्स किया गया है इनका टेन्योर? नहीं, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं किया गया है। रादर जो भी रिन्यूमरेशंस दिया जाता है अटॉर्नी जनरल को, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। रादर क्लियरली लिखा हुआ है दैट ही रिसीव्स सच रिन्यूमरेशन जो क्या प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। रिमूवल की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं लिखा हुआ है जिसके आधार पर उनको रिमूव किया जा सकता है। रादर ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट and also he may also quit his office by submitting his resignations to the president। मतलब अगर चाहे तो ये अपने ऑफिस को क्विट भी कर सकते हैं। For that he need to give resignation to the president of India। Now functions की अगर बात करें तो क्या क्या functions होते हैं? Of course देखो, पहले तो बात तो है that he will advise the government on legal matters, right। मतलब सरकार को लीगल मैटर्स पे ये एडवाइस करते हैं। ये लीगल ड्यूटीज कोई भी अगर प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन किया गया है ना इनको, तो वो चीज करना इनका काम है। ये अपीयर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अगर बहुत समय क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में सरकार को समन किया जाता है, राइट। अब सरकार तो प्रधानमंत्री तो खुद नहीं जाएंगे ना जी, है ना। तो उस केस में अटॉर्नी जनरल जाते हैं, है ना। ही रिप्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 143 एंड ऑल्सो ही डिस्चार्जेस फंक्शन कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ। राइट्स, इसके राइट क्या क्या है? देखो बहुत समय क्या होता है ना दैट आप लोकसभा में या राज्यसभा में प्रोसीडिंग्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है दैट ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट इज लोकसभा भी राज्यसभा भी। यही नहीं, जॉइंट सीटिंग में भी अगर चाहे तो वो बोल सकते हैं, वो टेक पार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट में चाहे तो वो ही कैन टेक पार्ट, ही कैन स्पीक ऑन दैट, वो अपना फ्रंट रख सकते हैं, राइट। ये कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज को एंजॉय करते हैं जो क्या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इनको बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिलता है, ठीक है। ही और शी is not barred from private legal practice, right। मतलब वो अगर चाहे तो ऐसा नहीं है दैट हाँ अटॉर्नी जनरल बनना गया तो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस छोड़ देंगे, नहीं, वो कर सकते हैं अपना, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल का भी पोस्ट रख सकते हैं। बट इसके साथ साथ इनके कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं, जैसे ही हैज नो राइट टू वोट इन द हाउस और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमिटी। देखो मैंने क्या बोला दैट वो अगर चाहे तो हाउस में, दैट इज लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकते हैं, अपना व्यक्तित्व रख सकते हैं। बट क्या अगर वोटिंग करने का बारी है तो उनको वोट दिया जाता है? नो, वैसा पावर इनको कुछ नहीं दिया जाता है। ही शुड नॉट एडवाइज अगेंस्ट और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ ये नहीं बोल सकते हैं। ही
शुड नॉट डिफेंड accused person in criminal prosecutions without the permission of the government of India. जैसे बोला गया है ना दैट वो कभी कभी अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट कोई भी प्रैक्टिस लाइक कोई क्रिमिनल को भी अगर आप जो जस्टिफाई करना हो तो भी अगर तभी करोगे जब सरकार अलाउ करती है आपको, मतलब कुछ कुछ एरिनाज में इनको सरकार से भी परमिशंस लेना पड़ता है. ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हाँ, लोगे आप पहले यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन ओनली यू कैन टेक इट, राइट. नेक्स्ट दोस्तों कैपस्टोन के बारे में बोला गया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, स्पेस के रिलेटेड आप ये न्यूज है. देखो एक्चुअली क्यों न्यूज में था ना कैपस्टोन, क्योंकि नासा का नया सैटेलाइट है ये कैपस्टोन, जो क्या यूनिक लूनर ऑर्बिट को टेस्ट करेगी, जिससे क्या फ्यूचर में जो मिशंस भेजे जाएंगे नासा या फिर फॉर दैट मैटर कोई दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, तो उससे पहले ही ये कैपस्टोन जो है ये ऑर्बिट को देखेगी दैट अरे भाई कौन सा ऑर्बिट फिट रहेगा, कहीं ऑर्बिट के बीच में कुछ डेब्री तो नहीं आ जा रही है, ठीक है. तो इस टाइप की चीजें करेगी. बेसिकली बोला गया है नासा ने इस कैपस्टोन को जो लॉन्च किया है ये एक क्यूब सैट है ना, छोटा सा सैटेलाइट है 25 किलो का, राइट. अच्छा, कैपस्टोन का फुल फॉर्म क्या है? सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट. और ये डिजाइन इस ऐसे किया गया ना जिससे टेस्ट किया जा सके यूनिक एलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट को. कैपस्टोन का एम ही है टू हेल्प रिड्यूस द रिस्क for future spacecraft by validating the innovative navigations technology and by verifying the dynamics of halo shaped orbit. Now इसमें क्लियरली बोला गया है दैट देखो जैसे नेविगेशन मतलब सैटेलाइट को भी तो नेविगेट कर, जैसे इंडिया जैसे अर्थ से सैटेलाइट निकल रही है, राइट, उसको कोई दूसरे सैटेलाइट या फिर मून के चारों तरफ नेविगेट करना है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं दैट यहां से निकल के सीधा यहां पे नेविगेट करना स्टार्ट कर देती है ना, ऐसा नहीं होता. ये पहले अपने ऑर्बिट से निकलने के लिए एक मोशंस लेती है, ठीक है, उसके बाद बहुत बार ऐसे घूमते एक बार निकलती है, ठीक है, फिर निकलने के बाद फिर इसके ऑर्बिट में घूमते फाइनली उस ऑर्बिट में जाती है, ठीक है. ऐसा होता है कोई भी अगर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो. एंड ऑर्बिट इज नोन एज, जो ऑर्बिट में ये जाएगा उसको नियर इलेक्ट्रिनियर हेलो ऑर्बिट बोला जा रहा है, राइट. एंड इट इज सिग्निफिकेंटली इलोंगेटेड, बहुत ज्यादा इलोंगेट होने वाला है. इट इज लोकेटेड इन प्रिसाइज बैलेंस पॉइंट इन द ग्रेविटीज ऑफ अर्थ एंड द मून एंड दिस ऑफर्स स्टेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म मिशंस जैसे गेटवेज. नाउ जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो आर्टेमिस मिशन के बारे में अगर आप नहीं बात करोगे तो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नासा जो ये मिशन भेजी है ये आर्टेमिस मिशन के लिए ही भेजा है बेसिकली. क्यों? क्योंकि नासा का आर्टेमिस मिशन है क्या, पहले तो बात बता दे रहा हूं. आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा का एम है, ठीक है, जिसके तहत नासा नेक्स्ट जनरेशन लूनर एक्सप्लोरेशंस करना चाहती है, राइट. नाउ आर्टेमिस मिशन के अंदर नासा का एम यही है दैट 2024 तक मून के लैंड में फिर से ह्यूमंस को उतारा जा सके, और इस बार तो पहली वुमेन को भी उतारा जाएगा मून के सरफेस में. नासा विल एस्टेब्लिश आर्टेमिस बेस कैंप ऑन द सरफेस एंड अ गेटवे, और ये गेटवे जो है लूनर ऑर्बिट में ये एड करेगा एक्सप्लोरेशन बाय फ्यूचर रोबोट्स या फिर फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, ठीक है. तो ये सब छोटे मोटे चीज है जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस ब्लू डील. नाउ ब्लू डील को प्रमोट किया जा रहा है एज 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस, जिससे इनेबल किया जा सकता है ओशन के रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूजेज को, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दुनिया भर में सस्टेनेबल हो सके. GS3 रिसोर्स पर्सपेक्टिव में आप इस टॉपिक को आराम से रिलेट कर सकते हैं. नाउ ये इंक्लूड क्या क्या करता है भाई, देखो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के आधार पर यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस जो क्या ब्लू डील इसका नाम दिया गया है, ये इंक्लूड करता है ग्लोबल ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इनोवेशन को, जिससे क्रिएट किया जा सके एक सस्टेनेबल और रेजिलिएंट ओशन इकोनॉमी को. क्योंकि दुनिया भर में देखो क्या है ना, ब्लू इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है. आपको पता होना चाहिए इंडिया में भी ब्लू इकोनॉमी को कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है ना. इसी के अंदर में हम लोग सागर इनिशिएटिव भी चला रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी हम इंश्योर कर पा रहे हैं हमारे इंडियन ओशन रीजन्स कंट्रीज में, है ना, सबको, राइट. और अनडाउटेडली इसका भी बेनिफिट कुछ ऐसा ही है जैसे कोस्टल और आइलैंड डेवलपिंग नेशंस को बेनिफिट किया जाएगा फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन इकोनॉमी, विच इंक्लूड्स फिशरीज,
एक्वाकल्चर, कोस्टल टूरिज्म, मरीन ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, इकोसिस्टम सर्विसेज और मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज। यही नहीं, यहां से जॉब्स भी क्रिएट किए जाएंगे और रेवेन्यूज भी क्रिएट किए जाएंगे फॉर द नेशंस। नेक्स्ट, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, PACS, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और आपको दिमाग में रखना चाहिए दैट कोऑपरेटिव जो है दोस्तों ये स्टेट के सब्जेक्ट है ना। एनीवेज, PACS दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रिएटिव सोसाइटी क्यों न्यूज में था? क्योंकि कैबिनेट ने इस प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को डिजिटाइज करने के लिए कुछ फंडिंग को अलाउ किया है। ठीक है, नाउ यह है क्या? ये एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो क्या वर्क करती है डायरेक्टली विद रूरल रेसिडेंट्स। और ये कहीं ना कहीं रूरल रेसिडेंट्स में जो फार्मर्स है ना, एग्रीकल्चरलिस्ट, उसको इनकरेज करती है दैट वो अपने पैसों को सेव करे, उनको डिपॉजिट करे। यही नहीं, अगर उनको लोन चाहिए तो यहीं से डायरेक्टली वो लोन भी ले सकते हैं, है ना। तो सवाल होता है दैट ये क्या है? ये हम बोल सकते हैं दैट 3 टायर जो स्ट्रक्चर है उसका एक लोएस्ट यूनिट है, जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ये तो हायर हायरार्कीज में आएंगे, राइट। बट लोअर हायरार्कीज में जो आती है वो आती है PACS दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, है ना। एंड इट हैज ऑलरेडी बीन ऑटोमेटेड बाय NABARD एंड ब्रॉट ऑन कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर। मतलब ये दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये ऑलरेडी कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंडर ला दिया चुका है। बट वहीं पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की अगर बात करें वो अभी तक नहीं लाया गया था, इसीलिए इसको लाया जा रहा है। इसीलिए बोला गया है दैट हर एक PACS को अराउंड 4 लाख रुपए मिलेगा, जिससे वो अपने कैपेसिटी को अपग्रेड कर सके और ओल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करते थे उससे हटकर बेसिकली उनकी सर्विस डिलीवरी और भी ज्यादा ऑटोमेटिक हो सके, राइट। इससे क्या होगा? दैट ट्रांसपेरेंसी तो आएगा ही, बट साथ ही साथ क्रेडिट सोसाइटीज भी जो है वो भी प्रॉपर्ली लिंकअप हो जाएंगी। सर्विस डिलीवरी जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये सब जो है इसके थ्रू डिलीवर किया जाएगा। यही नहीं, PACS अकाउंट्स फॉर 41% ऑफ द किसान क्रेडिट लोन्स। जी हाँ, देखो इसीलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी जो किसान उनको जो किसान क्रेडिट लोन मिलता है उसमें अराउंड 41% जो है वो PACS के थ्रू ही किसान जो है लेते हैं ना। ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में अगर देख लीजिएगा, जैसे देखो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोऑपरेटिव्स कहीं ना कहीं UPSC का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड दे हैव ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दीस एरिनाज, राइट। इसीलिए आपको बिल्कुल ये सब करना पड़ेगा, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है ना। बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चंस पढ़ो खुद से। एनीवेज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन न्यूट्रल एफर्ट बाय एग्री फूड कंपनीज। नाउ एक रीसेंट रिपोर्ट लाया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग EBRD भी बोलते हैं। इन्होंने हाईलाइट किया है द नीड फॉर डीकार्बोनाइजिंग एग्री फूड सिस्टम। नाउ GS3 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ सवाल होता है ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम ये है क्या? देखो ये अभी तक अगर इसका डेटाज जो भी हमारे पास है उससे देखोगे, दुनिया में एंथ्रोपोजेनिक जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकल रहे हैं ना, उसमें अराउंड 21 से 37% तक का एमिशंस जो है वो एग्री फूड सिस्टम्स के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। एंड दे आर अफेक्टेड बाय वार्मिंग थ्रू चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी यहां पर हमें देखने को मिलता है। नाउ कार्बन न्यूट्रलिटी, इट मे हेल्प स्टिल इन अ इम्परफेक्ट टूल टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। बोला जा रहा है कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो अभी भी भले ही इम्परफेक्ट टूल हो, बट हाँ ट्रांसफॉर्म जरूर कर सकता है फूड सिस्टम्स को। कैसे? बट कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे इसको रोड ब्लॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। जैसे 4 रोड ब्लॉक्स की बात की गई है ना। कौन कौन? पहला रोड ब्लॉक है गवर्नेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस, दैट इज अ कॉमन टर्मिनोलॉजी सराउंडिंग कार्बन न्यूट्रलिटी इज स्टिल लैकिंग कहा जा रहा है। दूसरा, नॉलेज, डेटा एंड टूल गैप्स एट सेवरल लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। कॉस्ट अगर देख लीजिएगा तो स्मॉल फार्मर्स के लिए और स्मॉल कंपनीज जो है ना उनके लिए लेकिन रिलेटिवली बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पड़ जा रहा है, तो इसीलिए वो लोग मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ना। एंगेजिंग स्मॉल प्लेयर,
अब देखो कुछ कुछ कंपनीज जो है वो तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को इंक्लूड कर रही है और स्मॉल होल्डर फार्मर्स को इंक्लूड कर रही है इन कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स, but these cases are singular and so far wide scale engagement has been minimal। मतलब ये जो होता है नहीं दैट स्मॉल फार्मर्स को ही अगर आप इंक्लूड कर रहे हो या फिर एसएमईज को ही इंक्लूड कर रहे हो तो इनको लार्ज एंगल में इंक्लूड करो ना, लार्ज नंबर्स में इंक्लूड करो ना, वो चीज नहीं हो पा रहा है। अगर इंक्लूड हो भी रहा है सरकार के प्रेशर्स के कारण तो भी एक पर्टिकुलर छोटा लेवल तक ही हो पा रहा है, राइट ना। सवाल होता है एक्शन एरिया फॉर ग्रीनर एग्री फूड सिस्टम, किस किस रीजन विच आर द रीजन्स ऑफ ओवरऑल प्रॉपर एक्शन एरियाज। देखो वो है स्ट्रेटेजिकली टारगेट कार्बन न्यूट्रलिटी थ्रू डीकार्बनाइजिंग पॉलिसीज एंड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। कहा जा रहा है दैट अगर ग्रीनर एग्री फूड सिस्टम को हमें इंश्योर करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कार्बन न्यूट्रलिटी जो है स्ट्रैटेजिकली हमें अचीव करना ही पड़ेगा। यही नहीं, इंप्रूव करना पड़ेगा और स्टैंडर्डाइज करने पड़ेगा टूल्स को जिससे सिंप्लीफाई और हार्मोनाइज किया जा सके डेटाबेस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कार्बन अकाउंटिंग। डायरेक्टली सपोर्ट करना पड़ेगा कंपनीज एंड फार्मर्स को जिससे वो डिकार्बोनाइज कर सके। अवेयरनेस और एडुकेशन फैलाने पड़ेंगे ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी। यही नहीं, प्रोमोट करना पड़ेगा साउंड गवर्नेंस मैकेनिज्म टू गाइड लो कार्बन इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंप्लायंसेस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, वैसे ये डाउन टू अर्थ का न्यूज था, है ना। वैसे अगर देख लीजिएगा ये और भी एक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये न्यूज लाया गया था, दैट इज ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन राइट्स, है ना, ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, उनके द्वारा भी यह न्यूज लाया गया था। तो दोनों उससे जगह था तो इसलिए वी हैव जस्ट मेंशन इट हियर डाउन टू अर्थ, राइट। एनीवेज, यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन, नाम से ही तो समझ गए होंगे दैट दुनिया भर में इंटरनेट किन किन रीजन्स में शटडाउन किया जा रहा है, क्या रीजन्स है शटडाउन्स के, उसी के बारे में रिपोर्ट होगा, राइट। तो जी हाँ दोस्तों, एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप GS2 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं ना। सवाल होता है इंटरनेट शटडाउन ये होता क्या है। देखो, कोई भी सरकार या फिर कोई भी सरकार के ऑन बिहाफ कोई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अगर कोई भी रीजन में इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है टेम्पररीली, ठीक है, उस सिचुएशन को इंटरनेट शटडाउन कहते हैं। नाउ स्टेटस अगर देखोगे तो एज पर कीप इट ऑन कोएलिशन, जो कि मॉनिटर करता है इंटरनेट शटडाउन को दुनिया भर में, तो वो बोलते हैं दैट 931 शटडाउन्स हमें दुनिया भर में देखने को मिले, जिसमें 74 कंट्रीज में हमें इन 931 शटडाउन्स को हमें देखने को मिले बिटवीन 2016 एंड 2021, जिसमें इंडिया का अगर रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो इंडिया ब्लॉक्ड और डिसरप्टेड इंटरनेट कनेक्शंस 106 टाइम्स एंड एटलीस्ट 85 टाइम्स ऑफ इंडियाज इंटरनेट शटडाउन जो हुआ है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर में ही हमें देखने को मिला है। नाउ मेन रीजंस क्या है, रीजंस है दैट जिससे प्रोटेस्ट को सबवर्ट किया जा सके और पॉलिटिकल क्राइसिस जिससे वहां पर ना आया जा सके। क्योंकि अगर आप कश्मीर का बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेबिलिटी है, राइट। इनफैक्ट पाकिस्तान के द्वारा इतना ज्यादा फंडिंग वहां पे किया जाता है डिस्टेबिलिटी को फैलाने के लिए, जिससे वो रीजन ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा डिस्टेबल है। इसीलिए जिससे फ्यूचर में उस वहां पर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैब्रिक प्रॉपर्ली इंटैक्ट रहे, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण वहां पे बीच बीच में इंटरनेट को शटडाउन भी किया जाता है ना। सवाल होता है इंपैक्ट क्या होता है इंटरनेट के शटडाउन का। देखो, अनडाउटेडली इकोनॉमिक लॉस तो होते ही हैं, क्योंकि अगर इंटरनेट को कहीं पर आप शटडाउन कर रहे हो तो वहां पे इकोनॉमी भी तो रुक सा जाती है ना जी। क्योंकि अभी आप खुद सोचो ना, आपके घर में अगर इंटरनेट को मैं शटडाउन कर दूं तो बोर्ड लगेगा ना। मोबाइल को एक दिन अगर आपके दूर से रखा जाए तो कितना बोर्ड फील होता है ना, क्योंकि आपके पास इंटरनेट नहीं है। चलो आपका तो कैसा लगा दैट आप लोग मोबाइल में इंस्टाग्राम में रील्स देखते हो, ये देखते हो, फलाना डिगना उल्टा पुल्टा चीज देखते हो, चलो बट बहुत सारे देश में क्या है ना दैट बिजनेसमैन भी तो है, उनका बिजनेस चलता है इंटरनेट के थ्रू, है ना, तो उन पर ज्यादा सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब करने का एक मतलब डिस्टर्ब कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है, राइट। सिविक लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनजीओज, एसएचजीज जो काम करती हैं उनका भी तो काम में इंटरफेरेंस होता है ना जी। यही नहीं, हेल्थ और एजुकेशन में भी, क्योंकि अभी जो भी एजुकेशन देख लीजिए, हेल्थ सिस्टम दे दीजिए, सब कुछ डिजिटाइज हो गया है ना। जैसे आज ही मेरा भद्राइस में एक ऑनलाइन क्लास था, पता है क्या हुआ है दैट भद्राइस के सामने ट्रांसफार्मर ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, है ना।
वो बोलता नहीं ब्लैक स्वॉन इवेंट है ना, दैट अचानक से दैट कोई भी इवेंट को रोका ही नहीं जा सकता है, उस टाइप के इवेंट्स। तो आज क्या हो गया, दैट यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, ठीक है, और ट्रांसफार्मर ठीक करने भी नहीं आया। तो आज मैंने पूछा दैट ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो एनीवेज, तो इसके कारण क्या हुआ, इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी जाती है हमारे ऑनलाइन पोर्टल में bhadraisacademy.in में, तो वो चीज नहीं हो पा रहा है, समझ लो। तो आज का क्लास तो गया, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये इंटरनेट सिस्टम जो है प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन। वो तो चलो, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन इज द मेन रीजन, कल्प्रिट यहाँ पर, बट अगर इंटरनेट चला जाता तब आप खुद सोचो, आज जो मैं अपलोड कर रहा हूं ये यूट्यूब में, क्या आपके पास अपलोड हो पाता? नहीं, कल अपलोड होता, राइट? तो एक दिन तो आप पुराना न्यूज सुनते ना, है ना? तो यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। यही नहीं, इंपैक्ट और भी है इंटरनेट शटडाउन का, जैसे इट इंडेंजर्ड द वल्नरेबल सेक्शन, जैसे वुमेन एंड गर्ल्स हु आर इन नीड ऑफ सपोर्ट एंड प्रोडक्शन, राइट? एंड दे नीड सपोर्ट एंड प्रोडक्शन थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, वो जो क्या नहीं मिल पा रहा है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, राइट? पीपल आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देयर ऑनलाइन क्रिएटिविटी एंड लॉन्ग टर्म डिसरप्शंस मे आल्सो अफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ एज वेल। एंड इस टाइप के केसेस हमें देखने को मिले हैं, मेंटल हेल्थ के इम्पैक्ट, राइट? तो ये सब चीजें हैं। सवाल होती है, कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं इस आर्टिकल में, जैसे स्टॉप इंपोजिंग इंटरनेट शटडाउन्स। चलो ये तो खैर, बट देखो अब क्या है ना, दैट अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस अगर खराब में हो, अगर या फिर वो अगर क्राइसिस सिचुएशन में हो, तब तो इंटरनेट शटडाउन करना ही पड़ेगा, राइट? लेजिटिमेट शटडाउन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो, जो कि इंडिया में तो बिल्कुल लेजिटिमेट होता है। क्लियर पॉलिसीज होना चाहिए, दैट इज अनएम्बिगस, या फिर पब्लिकली, मतलब ऐसे पॉलिसीज होना चाहिए जो पब्लिक डोमेन में क्लियरली मेंशन किया हुआ हो। इंटरनेट कंपनी शुड आल्सो एंगेज एंड कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, जिससे प्रिवेंट किया जा सके इस टाइप के डिसरप्शंस को, ठीक है? नेक्स्ट, हाउ इंडिया टॉट द वर्ल्ड द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग डेटा। नाउ ये वैसे दोस्तों कल वाला न्यूज है, राइट? इसको मैंने छोड़ दिया था, बट आज मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस करने वाला हूं आपको। कौन से न्यूज में नहीं है बताओ ना। इनफैक्ट ये आज का अगर असम ट्रिब्यून उठा लीजिएगा, असम ट्रिब्यून में भी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के बारे में दिया हुआ है। बात की जा रही है इंडिया ने कैसे दुनिया को सिखाया दैट डेटा को हम लोग कैसे एनालाइज करना चाहिए। इनफैक्ट प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, राइट, certainly believe data to be an instrument in effective planning and national and human development। जी हाँ, देखो डेटा इन्होंने पहले ही एनालाइज कर लिया था, पहले ही ये दूरदर्शी थे दैट हाँ डेटा अगर हमारे पास है तो उस डेटा के हिसाब से हम फ्यूचर में पॉलिसीज भी बनाया जा सकता है, राइट? इसीलिए महालनोबिस जी ने स्टैटिस्टिक लेबोरेटरी विद इन द बेकर लेबोरेटरी एट प्रेसिडेंशियल कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। यही नहीं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी इनके द्वारा ही फाउंड अप किया गया था। 1933 में महालनोबिस जी ने फाउंड किया था शंख्य, जो कि एक इंडियन जर्नल था ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिनमें स्टैटिस्टिक के बारे में बहुत कुछ चीजें बोली गई थी ना। इस आर्टिकल में इनका रिलेशन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी, मतलब उनके साथ क्या था उनके बारे में भी बोला गया था। 17-year-old महालनोबिस पहली बार मेट किए टैगोर को एट शांति निकेतन इन द ईयर 1910। महालनोबिस रोट अ सीरीज ऑफ एसेज टाइटल्ड रविंद्र परिचय, मतलब इसका मतलब है इंट्रोडक्शन टू रविंद्र, है ना, फॉर द प्रेस्टिजियस बंगाली मैगजीन प्रवासी। बंगाली एक मैगजीन था, उसके लिए महालनोबिस जी ने भी अपने एसेज को लिखे थे जिनका नाम था रविंद्र परिचय, ठीक है? ही ऑल्सो रोट अ बुक रविंद्रनाथ टैगोर्स विजिट टू कनाडा इन द ईयर 1929। कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनका वर्ल्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या नहीं है, इनफैक्ट अभी भी वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस भी इनके मेथड्स को फॉलो करते हैं, राइट? कौन नहीं फॉलो करता है बताओ ना, स्टैटिस्टिक्स को देखना, राइट? तो ये सब चीज है। एनीवेज दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं, और हाँ कुछ चीजें हैं जो कि मैं कल के क्लास में आपको करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? एमसीक्यूज देख लेते हो दोस्तों। कल का क्लास के कुछ एमसीक्यूज थे, जैसे ब्रासीलिया डिक्लेरेशन ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे जिसमें डी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पूछा गया था दोस्तों। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कौन कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसमें एरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबोती था, बट सूडान और केनिया तो कहीं से नहीं आता था, राइट? तो ऑफ कोर्स दिस विल नॉट बी द आंसर, तो इवेंचुअली 1 and 4 दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पर सोमालिया या फिर इथियोपिया भी रहता ना, तो दैट वुड आल्सो हैव बीन कमिंग अंडर द आंसर, राइट? है ना? तो बट वो नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
पार्टनरशिप इन ब्लू पैसिफिक, इसमें 4 नेशन नहीं 5 नेशन थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स और यूएसए भी है, राइट। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन होगा, यहाँ पे यूएसए छूट गया है, तो इसलिए नीदर विल बी द करेक्ट आंसर डी, राइट। तो अगर सीक्वेंस देख लीजिएगा क्या आंसर है, डी बी डी, ठीक है। तो ये देखिए डी बी डी, 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 बाकी डी बी सी, डी ए क्यों मैक्सिमम लोगों ने लिखा है भाई? अच्छा ओके, आप सूडान को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हो ना, ऑल राइट। एनीवेज ध्यान से फिर से देख लेना कल वाले न्यूज, ठीक है ना। तो डी बी डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। डी बी डी, यहाँ पे डी होगा, डी बी होगा और डी होगा, है ना। डी बी डी दोनों गलत, बी डी, है ना। चलिए देख लीजिए ध्यान से, हाँ डी बी डी इज द करेक्ट आंसर। इफ्तिकार आपका भी गलत है, चलिए कोई बात नहीं। आज का तो क्वेश्चन सही कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। They are the lowest unit in the 3-tier structure, the other 2 tiers being state cooperative banks and district central cooperative banks. PSEs account for 41% of Kisan credit card loans given by all the entities in the country. आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and not 2. Next question, consider the following statement. Article 74 of the Constitution provide for the Office of Attorney General of India. Attorney General is derived from private legal practices. Attorney General has the right to speak and take part in the proceedings of both the houses of the Parliament. Attorney General holds office during the pleasure of the President. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। 1, 3, 4, 1 and 2, 2, 3, 4 या फिर 3 and 4, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट, with reference to capstone, that is Cislunar autonomous positioning system technology operations and navigations experiment, a CubeSat designed to test a unique elliptical lunar orbit is a satellite which is launched by National Aeronautical and Space Limited, Indian Space Research Organization, European Space Agency या फिर JAXA, that is Japan Aerospace एक्सप्लोरेशन एजेंसी। आपको बताना है आज इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। विल वेट फॉर योर आंसर, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।